अरे ये क्या करेगी एसी का? इसके कमरे में तो खिड़की लगी हुई है ना, वहीं से ताजी हवा खाने दो। एसी तो हम सबके कमरे में लगनी चाहिए। देवरानी ने खुश होते हुए कहा तो सास और ननद भी चहकने लगी। मैं उदास हो गई क्योंकि पूरे घर का खर्चा मेरा पति अकेले दुबई में नौकरी करके चला रहा था, लेकिन मेरे ही पति के पैसों से वो लोग अपने कमरे में एसी लगवा रहे थे और मेरे कमरे में पुराना सा पंखा लटका था। यही सोचते हुए मैं भरी दोपहर में सबके कपड़े धो रही थी कि तभी अचानक मुझे अपने पीछे कोई महसूस हुआ। पलट कर देखा तो वहां मेरा नाम रुचि है और मेरी शादी रमन नाम के आदमी से हुई थी। मेरी शादी अरेंज थी, लेकिन जब हम लोग एक दूसरे से मिले तो हमारे बीच में प्यार कब पनप गया कुछ पता नहीं चला। जब मेरी शादी हुई तो घर में 2 कुंवारी नंदें और 2 कुंवारे देवर थे। मैं घर की सबसे बड़ी बहू थी। मेरे ऊपर मेरी सास ने काफी कायदे कानून लागू कर रखे थे। घर का माहौल ऐसा था कि जैसे मैं हर वक्त किसी न किसी निगरानी में रह रही हूँ। मेरे कमरे के बाहर भी ऐसा लगता रहता था जैसे कि कोई वहां पर नजर बनाए हुए है। सास अक्सर मुझसे कहती कि घर में अभी कुंवारे बच्चे हैं, इसीलिए तुम्हें बहुत ही सावधानी के साथ रहना होगा और कान खोलकर सुन लो, तुम ऐसी वैसी कोई भी हरकत नहीं करोगी जिससे उनके ऊपर कोई भी गलत असर पड़े या उनके दिमाग में कोई भी ऐसी वैसी बात आए। ऐसी बातें सुनकर मैं चुप हो जाती थी। हालांकि मेरे दिल में बहुत कुछ होता था, लेकिन फिर भी मैं उनसे कुछ भी नहीं कहती थी। मैं अपने पति के साथ अपने कमरे में ही बैठी होती तो भी मुझे अपने दिल पर हर वक्त एक अजीब सा भारीपन महसूस होता था। हम दोनों इसीलिए बहुत ही धीमी धीमी आवाज में बात करते थे, धीमे से हंसते थे और ये सब करते हुए अक्सर ऐसा लगता था कि जैसे हम अपने घर में नहीं रह रहे बल्कि जैसे किसी जेल में रह रहे हों। सच कहूं तो ऐसी जिंदगी बहुत बोझ लगती थी। एक बार रमन खिड़की की तरफ देखने लगे और फिर मेरी तरफ पलट कर बोले, ये जिंदगी कैसी है हमारी, हम लोग अपने ही घर में आजादी महसूस नहीं करते। मैंने उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा, कोई बात नहीं रमन, जिंदगी सिर्फ हर वक्त आजादी या सिर्फ खुशियों का नाम तो नहीं होती, इसमें कई तरह की जिम्मेदारियां भी होती हैं। ये सुनकर वो कुछ देर चुप हो गए, फिर बोले, लेकिन रुचि, शादी के शुरू शुरू के दिनों में तो किसी भी इंसान को साथ में वक्त गुजारने के लिए चाहिए होता है ना, लेकिन हम लोग वो वक्त गुजार ही नहीं पा रहे हैं। मैंने उनकी बात सुनकर नजरें झुका ली और बोली कि इस घर में हालात ही ऐसे हैं, इसीलिए हमें सब्र तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद कमरे में खामोशी पसर गई। अक्सर बाहर से कभी नंदों के कदमों की आवाजें आती तो कभी मेरी सास की आवाज सुनाई देती थी, जिसे सुनकर हम दोनों एकदम से चुप हो जाते थे। ऐसा लगता था कि जैसे हमने शादी करके कोई गलती कर दी हो। मेरे ससुर जी नहीं थे, रमन ही सबसे बड़े थे और इसी वजह से घर की सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर ही थी। मैंने कभी भी उन्हें मजबूर नहीं किया कि वो सिर्फ मेरे लिए ही रहें। मैं ये नहीं चाहती थी कि वो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें, लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि वो अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरी तरह से निभा नहीं पा रहे थे। एक दिन मेरे ससुराल वालों के किसी दूर के रिश्तेदार के बेटे की चर्चा चली कि वो जब से विदेश में कमाने गया है तब से तो उनके घर की काया ही पलट गई है। पहले कहाँ उनका घर सिर्फ दाल रोटी पर ही चलता था, लेकिन अब तो वो अमीरों की लिस्ट में गिने जाने लगे हैं। अगर हमारे घर से भी कोई विदेश में चला जाए ना, तो हमारे घर की भी काया पलट हो जाएगी। इस पर चर्चा हुई कि क्यों ना दुबई चला जाया जाए, क्योंकि सुना है दुबई में छोटे मोटे काम की भी तनख्वाह बहुत अच्छी है और अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छी पोस्ट पर काम करने लगे तब तो जिंदगी बहुत ही शानदार हो जाएगी। फिर मेरी सास कहने लगी कि हमारे घर में तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा रमन ही है और वो होशियार भी है। अगर रमन दुबई चला जाता है तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये सब बातों में जितना आसान लग रहा था, असल में उतना आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए भी पैसों की जरूरत होती थी और हमारे पास तो अभी इतनी जमा पूंजी भी नहीं थी। मैं चुपचाप ये सब सुन रही थी। मेरे माँ बाप तो अब इस दुनिया में नहीं थे, मैं उनकी इकलौती औलाद थी और क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, इसीलिए बहुत ज्यादा दहेज भी लेकर नहीं आई थी। मेरी सास अक्सर इस बात पर मुझे ताने देती रहती थी। मैं सब कुछ सुनती थी, लेकिन
कभी भी जवाब नहीं देती थी, लेकिन ये जरूर था कि मेरे माँ बाप मेरे लिए एक छोटा सा घर छोड़ गए थे, जिसमें हमने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी, जिसकी कीमत आज के समय में लगभग 25 लाख रुपए थी। जब ये बात मेरी सास को पता चली तो उनके बात करने का अंदाज ही एकदम से बदल गया। वो मेरे पास आई और कहने लगी, रुचि, ऐसा करो, तुम अपना वो घर बेच दो और रमन को दुबई भेज दो। देखो, ये तुम्हारे पति के भविष्य की बात है। वहां जाकर वो मेहनत करेगा और इतना पैसा तो वो 1 साल में आराम से कमा लेगा। मैंने उनकी तरफ देखा और धीमे से कहा, मेरा सब कुछ तो रमन का ही है। इस पर सास तुरंत ही खुश होते हुए बोली, तो फिर क्या है, देर क्यों कर रही हो, अब तुम फैसला अभी करो। उनकी ये बात पूरी रात मेरे दिमाग में चलती रही। रमन भी मेरे पास बैठे थे, वो भी चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में भी मैं एक उम्मीद सी देख रही थी, क्योंकि वो भी इस गरीबी की जिंदगी से निकलना चाहते थे और अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते थे। मुझे भी अपने पति की खुशी बहुत प्यारी थी। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा कि अगर मैं ये घर बेच दूं तो क्या तुम जा सकोगे? इस पर रमन ने मेरा हाथ पकड़कर रखा और बोला कि अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो सच कहता हूं, मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन ये बहुत ही बड़ा फैसला होगा। मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं रमन। इसके बाद मैंने घर बेच दिया। सच कहूं तो अपने स्वर्गीय माँ बाप की आखिरी निशानी को बेचना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को मजबूत रखा, क्योंकि मैं अपने पति रमन से बहुत प्यार करती थी। उसे अपने आप से दूर भेजना मेरे लिए कोई आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ये बलिदान दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि उनकी जिम्मेदारियां ही तो मेरी जिम्मेदारियां हैं। इसके बाद जैसे ही पैसे हाथ में आए, रमन तुरंत ही दुबई चले गए, क्योंकि वहां उन्होंने नौकरी को लेकर अपने कुछ जान पहचान वालों से पहले से ही बात कर रखी थी और उनको नौकरी मिलना आसान भी था, क्योंकि उनकी पढ़ाई काफी अच्छी थी। इधर मेरे पति विदेश में काम कर रहे थे। वो दिन रात मेहनत करते। सच कहूं तो विदेश की जिंदगी कभी भी किसी के लिए आसान नहीं होती है, क्योंकि वहां पर वैसे तो सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी इंसान अकेला ही होता है। अगर वो कभी बीमार पड़ जाए तो सिर पर हाथ फेरने वाला तक कोई नहीं होता। वहां अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। खुद ही कपड़े धो, खुद ही बर्तन साफ करो, और रमन भी यही सब कर रहे थे। उस वक्त तक हमारे घर में सिर्फ एक ही फोन था जिससे रमन बात करते थे। वो ज्यादातर मेरी सास से ही बात करते थे और मेरे लिए बस कोई मैसेज छोड़ दिया करते थे। हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं आए थे कि हम अलग से मोबाइल ले सकें। मैं उनकी आवाज सुनने तक को तरस जाती थी। रमन जब भी मेरे हाल चाल पूछते तो मेरी सास ही जवाब देती थी कि बस मैं ठीक हूँ और घर में सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि मैं खुद से कुछ भी आगे बढ़कर नहीं कह सकती थी, क्योंकि अगर कभी मैं खुद से बात भी कर रही होती तो सास हमेशा मेरे सिर पर ही खड़ी रहती और फोन भी वो स्पीकर पर ही रखती थी। हमारे और उनके बीच की बातचीत का हर एक शब्द सुना जाता था। 2 महीने बाद रमन ने पैसे भेजने शुरू किए। ये पैसे काफी अच्छे थे। जब रमन दुबई नहीं गए थे तब मेरी सास ने मुझसे पहले कहा था कि वहां से जो भी पैसे आएंगे उन पर सबसे पहला अधिकार तुम्हारा होगा, क्योंकि तुमने अपना घर बेचा है। और वो घर मेरे लिए बहुत बड़ा बलिदान था। जहां मेरा बचपन गुजरा था, जहां मैं पली बड़ी थी, वो मेरे लिए सिर्फ मकान नहीं था, वो मेरी यादें थी, वो मेरी पहचान था। लेकिन जैसे ही रमन वहां जाकर सेटल हुए और उनकी अच्छी खासी सैलरी आना शुरू हुई, वैसे ही पूरी सच्चाई बदल गई। मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। उनका पैसा जैसे ही आना शुरू हुआ, तुरंत घर में एक से बढ़कर एक खर्चे होने शुरू हो गए। साथ ही मेरे बड़े देवर के लिए तुरंत लड़की देखी गई और रिश्ता तय करके शादी की तैयारी शुरू कर दी गई। वो शादी ऐसी थी जिसकी चर्चा पूरे मोहल्ले में हो रही थी। सब लोग कह रहे थे कि भाई, दुबई की कमाई है। फिर उसी शादी के बीच किसी ने मेरी ननद को भी पसंद कर लिया और देखते ही देखते उसकी शादी भी तय हो गई। 6 महीने भी नहीं बीते थे कि ननद की शादी की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। घर में इधर पैसा आता था, लेकिन उधर तुरंत ही सारा पैसा दहेज के सामान में खर्च कर दिया जाता था, और अगर कभी कुछ बच भी जाता तो उससे घर के बाकी खर्चे पूरे किए जाते। फिर धीरे धीरे घर की सारी चीजें भी खराब होने लगी। ऐसा लग रहा था
जैसे कोई सिलसिला शुरू हो गया हो। कभी मेरी सास कहती कि देखो फ्रिज खराब हो गया है, अब नया फ्रिज लेना पड़ेगा। फिर अगले महीने बोली कि वॉशिंग मशीन भी खराब हो गई है। और उसके बाद कहने लगी कि ये टीवी तो बिल्कुल भी अब अच्छा नहीं लगता। आजकल तो स्मार्ट टीवी का जमाना है, अब हमारे घर में भी स्मार्ट टीवी लगनी चाहिए। मैं सब कुछ चुपचाप देखती और सुनती रहती और हर वक्त काम में लगी रहती, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आता था। मेरे लिए उस घर में कभी 1 रुपया भी नहीं बचता था। यहाँ तक कि मैं अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी तरसती रहती थी। जब भी रमन मुझसे बात करते तो मैं सास की वजह से खुलकर कुछ नहीं कह पाती। हर बार मुझे उनसे सिर्फ यही कहना पड़ता कि हाँ, सब ठीक है, यहाँ सब अच्छा है। लेकिन रात को जब मैं अकेले कमरे में होती तो मुझे रमन की बहुत सी बातें याद आती। हम लोगों ने मुश्किल से साथ में सिर्फ 7 महीने ही बिताए थे। उन 7 महीनों में भी वो मेरे साथ, मेरे प्यार और मेरे ख्यालों के लिए तरसते रहे, क्योंकि ससुराल वाले मुझे कभी इतनी फुर्सत ही नहीं देते थे। कभी वो मुझे घर के कामों में लगाए रहते, तो कभी ऐसा लगता कि हमारे कमरे के बाहर कोई न कोई हर समय घूम रहा है। इसी वजह से उन महीनों में हमारा रिश्ता सिर्फ एहसास तक ही सीमित रह गया था। लेकिन अब इस दूरी ने उस एहसास को भी कमजोर कर दिया था। इसके बाद देवर की शादी हो गई और घर में नई बहू डिम्पल आ गई, लेकिन उसके आने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मेरे काम तब भी खत्म नहीं हुए, क्योंकि वो हमेशा अपनी ही दुनिया में रहती। उसका फैशन, टीवी देखना, मोबाइल चलाना और शॉपिंग करना कभी खत्म ही नहीं होता था। अगर कभी उसे काम बता दिया जाता तो वो किचन में आकर धीरे से कहती, दीदी मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। जब उससे कहा जाता कि घर की सफाई कर लो तो कहती कि मुझे धूल से बहुत एलर्जी है, मैं बीमार पड़ जाऊंगी। और जब कभी कपड़े धोने को कहा जाता तो कहती कि इतने सारे लोगों के कपड़े धोना मेरे बस की बात नहीं है, मेरे हाथ बहुत नाजुक हैं, उनमें सूजन आ जाएगी। और इसी तरह घर के ज्यादातर काम का बोझ मेरे कंधों पर ही रहता। मेरी सास बहुत अच्छी तरह जानती थी कि रमन शादी के बाद सिर्फ 7 महीने ही मेरे साथ रह पाए थे और उसके बाद दुबई चले गए थे। लेकिन इसके बाद भी मैं कोई खुशखबरी नहीं दे पाई थी। सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने लोगों के सामने बातें बनाना शुरू कर दी। जब भी मोहल्ले की औरतें घर आती तो वो बड़े ही दुख वाले अंदाज में कहती, अरे मेरा बेटा इस लड़की के साथ कम से कम 7 महीने तो रहा था ना, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये कभी माँ बन ही नहीं सकती। अगर ऐसा होता तो अब तक कोई ना कोई खुशखबरी जरूर सुनाती। 7 महीने भला कोई कम नहीं होते। लड़कियां तो कई बार शादी के अगले महीने ही खुशखबरी सुना देती हैं। मैं ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाती थी, लेकिन चुप रहती और अपने काम में लगी रहती। फिर देवर की शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही डिम्पल ने बच्चे की खुशखबरी सुना दी और घर का माहौल जैसे पूरी तरह से बदल गया। मेरी सास का व्यवहार अब और भी ज्यादा बुरा हो गया था। वो खुशी खुशी सबसे कहती, देखो मेरी नई बहू ने कितनी जल्दी खुशखबरी दे दी, भगवान ने उसे कितनी जल्दी ये खुशी दे दी। और फिर मेरी तरफ तीखी नजरों से देखकर कहती, हम्म, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत ही खराब होती है। मैं चुपचाप खड़ी रहती, मेरी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन मैं उन आंसुओं को गिरने नहीं देती। जब डिम्पल का बच्चा होने वाला था तो उसका सारा खर्च भी रमन के कंधों पर ही डाल दिया गया। मेरी सास कहती कि रमन ही तो है जो विदेश में कमाता है और उसकी कमाई कितनी अच्छी है, इसीलिए वही इस घर का सहारा है। डिम्पल भी तुरंत कहती, माँ जी मैं तो बस अपने बच्चे की देखभाल पर ध्यान दूंगी। और इसी वजह से वो ज्यादातर अपने कमरे में ही बैठी रहती। वो कहती, मुझे भला खाना बनाने की क्या जरूरत है, मुझे तो वैसे भी कुछ समझ नहीं आता। इस पर मेरी सास भी उसका साथ देती और कहती, हाँ बिल्कुल, तुम आराम करो, कहीं तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए, तुम सिर्फ अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखो। ये सब देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द होता, लेकिन मैं कुछ नहीं कह पाती। मेरा देवर भी कुछ नहीं करता था। वो दिन भर बस घर में बैठा रहता, कभी टीवी देखता, कभी मोबाइल में लगा रहता और कभी दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता। अगर कोई उसे कुछ कह भी देता तो वो हंसकर बोलता, अरे
जब मेरा भाई बाहर से पैसे भेज रहा है तो फिर मुझे काम करने की क्या जरूरत है? सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है। घर वालों की भी यही सोच थी कि पैसे तो आ ही रहे हैं और सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, इसीलिए किसी को मेहनत करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। धीरे धीरे इसी सोच का नतीजा ये हुआ कि अब ऐशो आराम को लेकर उन सबकी भूख बढ़ने लगी थी। एक दिन मेरी सास बोली, अब तो हमारे घर में भी एसी लगना चाहिए, हम भी अब पैसे वाले हैं और वैसे भी अब गर्मी काफी पड़ने लगी है और हमारे पास अब कौन सी पैसों की कमी है। इस पर देवर भी तुरंत बोला, हाँ मम्मी, ये तो आपने बिल्कुल 100% सही बात कही, आखिर दुबई का पैसा आ रहा है। ये कहते हुए देवर ने अपनी दोनों टांगे सामने मेज पर रखी और बड़े ही आराम से सेब खाने लगा। इधर डिम्पल ने भी हंसते हुए कहा, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली, ऐसी गर्मी में तो बिना एसी के रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सब पैदा ही एसी में हुए हों, बिना एसी के जैसे कभी रहे ही नहीं। मैं भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी मुझसे मेरी कोई राय नहीं पूछी और इसके बाद उन लोगों ने अपने अपने कमरों में एसी लगवा लिया, बस मेरे कमरे को छोड़ दिया। मेरी सास मुझसे बोली, अरे तुम्हारे कमरे में एसी की जरूरत ही क्या है, वहां तो कितनी बड़ी खिड़की लगी है, वहां से ताजी प्राकृतिक हवा आती है जो सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है, इसीलिए तुम आराम से रहो। वो सब अपने अपने कमरों में एसी में सोते थे और मैं अपने कमरे में इस भरी गर्मी में पसीने से भीगी रहती थी, क्योंकि मेरे कमरे का पंखा काफी पुराना हो गया था। वो ऐसे चलता था जैसे रेंग रहा हो। घर की हर चीज बदल दी गई थी, लेकिन मेरे कमरे का पंखा तक नहीं बदला गया। फिर एक दिन मेरी सास बोली कि अब दूसरे नंबर वाली ननद के लिए भी अच्छा सा रिश्ता देखना है, हमें और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और साथ ही अब छोटे वाले देवर की भी शादी के लिए लड़की ढूंढनी चाहिए। वो बोली, ऐसा करते हैं, दोनों बहन भाई की शादी एक ही दिन में कर देते हैं और सारा इंतजाम भी बहुत शानदार करेंगे, पूरा मोहल्ला और सारे रिश्तेदार देखते ही रह जाएंगे। वो लोग खुशी खुशी ये सारा प्लान बना रहे थे, जिसे सुनकर सभी लोग खूब हंस रहे थे और चहक रहे थे जैसे ये कोई बहुत बड़ी बात हो। मैं चुपचाप सब्जी काटते हुए उनकी बातें सुन रही थी और देख रही थी और एक सवाल मेरे दिमाग में आने लगा कि इस घर में आखिर मेरी हैसियत क्या है। लेकिन फिर भी मैं चुप रही, क्योंकि मैंने तो यही सीखा था और मेरी पहचान भी उस घर में यही थी, खामोश रहने वाली औरत की तरह। ये लोग मेरे पति के पैसों से कभी पिज्जा, कभी बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाते, एक से एक बेहतरीन खाने पीने की चीजें मंगाई जाती, ड्राई फ्रूट्स तो किलो के भाव खरीदे जाते, लेकिन वो सब डिब्बों में भरकर अपने अपने कमरों में रख लेते। मुझे तो जैसे सब पूछना ही भूल जाते थे। अगर कभी मेरे सामने बैठकर ये सब खाते भी तो खुद से ही कहने लगते कि तुम कहाँ ये सब खाती पीती होगी, तुम्हें तो साधारण खाना ही अच्छा लगता है ना। तो मेरी नंद कभी मुझे पूछती थी और ना ही मेरे देवर कभी मेरी तरफ देखते थे। किसी को भी मेरा कोई ख्याल नहीं था। हाँ, बस जब उन्हें कोई काम पड़ता तो तुरंत मुझे बुला लेते। एक दिन मेरी सास कहने लगी, काश मेरा रमन शादी से पहले ही अगर दुबई चला जाता ना, तब तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी और अमीर लड़की का रिश्ता मिलता, कम से कम इस गरीब से शादी तो नहीं करनी पड़ती। और ऊपर से ये तो बच्चों की खुशी तक नहीं दे पाई, बांझ है ये औरत। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे समझ आ चुका था कि उस घर में मेरी औकात पुराने फर्नीचर से ज्यादा नहीं है, जो एक कोने में पड़ा धूल खाता रहता है, जिसकी जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल तो कर लिया जाता है, लेकिन कभी कोई ख्याल नहीं करता। इसी तरह 2 साल बीत गए और सब कुछ वैसा ही चलता रहा। इस घर का सारा काम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मैं सुबह से लेकर रात तक बस एक ही रफ्तार से पूरे घर में चकरघिन्नी बनकर नाचती रहती, कपड़े धोती, सफाई करती, किचन का काम निपटाती और फिर थक हार कर रात को सो जाती। लेकिन एक दिन वो आया जब अचानक से सब बदल गया। मैं बाहर चबूतरे के पास धूप में खड़ी होकर कपड़े धो रही थी। दोपहर का वक्त हो रहा था, इसीलिए सूरज काफी तेज चमक रहा था और आंगन में सन्नाटा था। मैं ज्यादा गंदे कपड़ों को हाथ से रगड़ रगड़ कर धो रही थी। मैं अपने काम में व्यस्त थी कि तभी अचानक मुझे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। पलट कर देखा तो वहां रमन खड़े थे। एक पल के लिए तो मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ कि मैं इस वक्त अपने सामने रमन को खड़ा देख रही हूँ। वही रमन जो इतने सालों से मुझसे दूर था। वो तुरंत आगे बढ़ा
और बिना कुछ कहे मुझे गले से लगा लिया। उसके गले लगते ही मेरे हाथ में जो कपड़े थे वो नीचे गिर गए। वो बहुत इमोशनल होकर बोला, मैंने तुम्हें कितना याद किया है रुचि, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। मैं घबरा गई और तुरंत पीछे हटने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, ठीक है, वो कोई देख ना ले। अभी मैं ये बोल ही रही थी कि तभी मेरी सास भी वहां आ गई। उन्होंने जैसे ही रमन को देखा तो उनके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों आ गई। वो बोली, अरे रमन, तुम अचानक यहाँ कैसे? रमन ने हंसते हुए कहा, हाँ मम्मी, मैं तो नौकरी छोड़कर आ गया हूँ। ये सुनकर मेरी सास का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, जैसे उनका पूरा खून ही निकल गया हो। वो घबराकर बोली, ये तुमने क्या कर दिया रमन? इस पर रमन तुरंत जोर से हंसा और बोला, अरे मेरी प्यारी माँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, डरिए मत, मैं तुम सब लोगों को सरप्राइज देने के लिए आया हूँ। फिर वो कहने लगा, दरअसल अगले हफ्ते रुचि का जन्मदिन है ना, इसीलिए मैं आ गया। ये सुनते ही मेरी सास का चेहरा फीका पड़ गया, उनके चेहरे की खुशी गायब हो गई। वो तुरंत बोली, बेटा, तुम इतनी दूर से सिर्फ अपनी पत्नी के जन्मदिन के लिए आ गए? अरे अगर तुम इतनी छुट्टियां करोगे तो कितना नुकसान हो जाएगा। इस पर रमन ने तुरंत कहा, होगा, थोड़ा बहुत नुकसान हो जाने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं सब मैनेज कर लूंगा। फिर उन्होंने तुरंत मेरी नंद राशि को आवाज लगाई और बोले, मेरे लिए और अपनी भाभी के लिए ठंडा नींबू पानी बनाकर कमरे में ले आओ, वो बेचारी ना जाने कब से धूप में कपड़े धो रही है। मैंने ये सुना तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि यहाँ कपड़े धोने के लिए तो मेरी सास ने ही मुझसे कहा था। तभी सास तुरंत बोली, अरे रुचि को तो काम करने का शौक है, हमने तो उसे बोला भी था कि जब धूप चली जाए तब तुम कपड़े धो लेना, मगर वो तो खुद ही काम में लग गई। मैं चुप रही और सोचने लगी कि मेरी सास ये कैसी बातें बना रही है। जब मैं कमरे में पहुंची तो रमन ने मुझे एक बार फिर गले लगा लिया। उसने अपने दोनों हाथों में मेरा चेहरा लेकर मुझे ध्यान से देखा और बोला, तुम कितनी कमजोर क्यों लग रही हो रुचि? मैंने तुरंत कहा, अरे कुछ नहीं, वो बस गर्मी है ना, इसीलिए मैं कमजोर लग रही हूँ। वो धीरे से मुस्कुराकर बोला, लेकिन हमारी शादी गर्मियों के समय में ही तो हुई थी ना, तब तो इस गर्मी का तुम पर कोई असर नहीं था। तो फिर अब ऐसा क्यों है कि तुम्हारी जगह जगह से ये हड्डियां दिख रही हैं? मैंने जल्दी से बात बदली और कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी राशि नींबू पानी लेकर आ गई। उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इस वक्त मजबूरी में काम कर रही है, क्योंकि उसे ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा था। रमन ने गिलास उठाते ही उससे कहा, पवन से कहकर पनीर मंगवा लो, और हाँ, मम्मी से कहो कि आज वो मेरे लिए पनीर, नान रोटी, रायता, ये सब कुछ अपने हाथों से बनाकर तैयार करें। मैं उनके हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। राशि ने धीरे से कहा, ठीक है भैया, और फिर वो बाहर चली गई। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे हाथ का खाना नहीं खाएंगे? इस पर वो मुस्कुराकर बोले, अरे पागल, अगर मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा तब तो तुम्हें तुरंत ही जाकर काम में लगना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम आज काम करो, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम बस मेरे पास बैठो। मैंने कहा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता रमन, कोई ना कोई तो मुझे आवाज दे ही देगा, कोई ना कोई काम निकल आएगा ना। वो मेरा हाथ प्यार से पकड़कर बोले, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई भी नहीं बुलाएगा, मैं पूरे 2 साल बाद यहाँ आया हूँ, ये कोई साधारण दिन नहीं है। वो बोले, तुम बस मेरे पास बैठो और मुझसे खूब बातें करो। लेकिन मैं जो कह रही थी आखिरकार वही हुआ। 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि राशि तुरंत दरवाजे पर आ गई और बोली, वो मम्मी आपको बुला रही हैं। भाभी, वो कह रही हैं कि आप आकर प्याज टमाटर काट दीजिए और मसाला तैयार कर दीजिए, मम्मी से अभी इतना काम नहीं हो पा रहा है। ये सुनते ही रमन ने मेरी तरफ देखा और उनके चेहरे पर एक गंभीरता आ गई, जैसे कि वो सोच रहे हों कि मैं कुछ देर पहले जो कह रही थी वो बात तुरंत सच भी हो गई। वो तुरंत उठे और बाहर चले गए। मैं घबरा गई, मुझे लगा न जाने वो बाहर क्या कहने जा रहे हैं। मैं डर रही थी कि कहीं वो सब लोग ये ना कहने लगे कि देखो रमन की बीवी ने उसे कैसे बदल दिया। रमन बाहर पहुंचे तो सीधे उन्होंने मेरी सास से कहा कि मुझे आपके हाथ का ही खाना खाना है, और अगर आपसे इतना काम नहीं हो पा रहा है तो फिर कुछ काम राशि से करवा लीजिए, डिम्पल को बुला लीजिए। आप रुचि को ही क्यों बुला रही हैं? क्या रुचि यहाँ आकर कोई अलग तरीके से प्याज टमाटर काटेगी या कोई अलग ही मसाला तैयार कर देगी? ये सुनते ही मेरी सास का अंदाज
तुरंत बदल गया। वो बोली, अच्छा तो तुम आते ही अपनी बीवी के दीवाने हो गए हो? अरे थोड़ा तो सोच लिया करो, घर में तुम्हारे जवान बहन भाई हैं। रमन ने तुरंत जवाब दिया, दो की तो शादी हो चुकी है ना, और एक की शादी आपने तय कर दी है, और एक कोई इतना छोटा बच्चा नहीं रहा। फिर वो थोड़े सख्त अंदाज में बोले, और वैसे भी आजकल हर किसी को सब पता होता है। आप जिन चीजों को लेकर मुझे बातें सुना रही हैं, हो सकता है इंटरनेट पर सब तरह की जानकारी उन्हें पहले से पता हो। अब तो घर में भी इंटरनेट लगा है ना। ये सुनते ही सास चुप रह गई। वो बोली, हे भगवान, कुछ तो शर्म करो रमन। लेकिन रमन ने आगे कुछ भी नहीं सुना। वो तुरंत वापस कमरे में आ गए और दरवाजे को गुस्से में जोर से बंद कर दिया, जिसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। मैं अंदर ही अंदर बहुत घबरा रही थी कि अब तो माहौल और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। लेकिन रमन ने इन सब चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया। हम दोनों शाम तक आराम से कमरे में बैठे बातें करते रहे और बाहर घर में सारे काम हो रहे थे। एक तरफ राशि सब्जी बनाने में मदद कर रही थी, तो दूसरी तरफ से डिम्पल की भी कुछ कहने सुनने की आवाजें आ रही थी। थोड़ी देर बाद सब्जी की खुशबू भी आने लगी और रायता भी तैयार हो रहा था। तभी बाहर से आवाज आई, खाना लग गया है। हम दोनों बाहर गए। मैंने उस वक्त एक नया सूट पहन रखा था और मेरे बाल भी खुले थे, क्योंकि रमन ने मुझसे कहा था कि मैं थोड़ा अच्छे से तैयार होकर रहूं। सब लोग अब हमें ही देख रहे थे, जैसे आज उन्होंने कोई नया नजारा देख लिया हो। तभी डिम्पल धीरे से बड़बड़ाई, इसका पति आ गया है तो ये तो जैसे महारानी ही बन गई है। मैं चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गई। रमन ने मुझे अपने साथ ही बैठाया और मेरी प्लेट में खाना खुद परोसने लगा। वो कहने लगा, तुम ठीक से बिल्कुल भी खाना नहीं खाती हो, इसीलिए तो देखो तुम्हारी ये हालत हो गई है। मैं तुम्हें अच्छी भली छोड़कर गया था, लेकिन अब देखो तुम कितनी कमजोर हो। उसके अंदाज में प्यार था और नाराजगी भी। मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। रात को रमन मेरे बालों में कंघी कर रहे थे। कहने लगे, मुझे पता है मेरे पीछे तुम्हारे साथ इन लोगों ने क्या क्या किया होगा, तभी तो तुम्हारा ये हाल है। वो बोले, तुम्हारे लिए मैंने पैसे भेजे, लेकिन तुम्हारे कमरे में अभी भी वही पुरानी चीजें हैं, जबकि पूरे घर में हर एक चीज नई हो गई है। तुमने कपड़े भी वही पुराने पहने हुए थे। मैंने अभी तक तुम्हारे पास एक भी नई चीज नहीं देखी। मैंने धीरे से कहा कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी रमन। वो तुरंत बोले, क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हारा सहारा देने के बाद ही तो मैं बाहर जा पाया। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो फिर किसे बताओगी? मैंने कहा, वो बात बात पर बड़ों के सामने जुबान चलाना कोई अच्छी बात नहीं लगती मुझे। मेरे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया है रमन। उसने गंभीरता से कहा, अब जमाना बदल गया है। अपने अधिकार के लिए थोड़ी बहुत जुबान तो चलानी ही पड़ती है। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। तुम सबका ख्याल रखते हो, लेकिन कोई तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। फिर वो धीरे से मुस्कुराकर बोला, अब देखना तुम्हारा जन्मदिन कैसे धूमधाम से मनाऊंगा। मैंने तुरंत कहा, नहीं, ज्यादा खर्च मत करिए, लोग बातें करेंगे। वो हंसकर बोला, अरे खर्चे तो मैं करूंगा, और ऐसा गिफ्ट दूंगा कि सबका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। मैंने हैरानी से कहा, गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? वो बोले, अरे वो तो वक्त आने पर पता चलेगा। रात को रमन ने वो बैग खोला जिसमें वो बाहर से चीजें लेकर आए थे, लेकिन मेरे लिए कुछ खास नहीं था। सुबह मेरी सास ने देखा और बोली, रुचि के लिए कुछ नहीं लाए या फिर कमरे में ही सब कुछ दे दिया? रमन ने कहा कि मैं खुद आ गया हूँ, इसको भला और क्या चाहिए। ये सुनकर सबके चेहरे के भाव बदल गए। कुछ देर बाद मैं चाय बनाने किचन में गई तो डिम्पल के कमरे से तेज आवाजें आ रही थी। वो मेरे देवर से झगड़ रही थी। बोली कि देखो उसका पति कैसे उसके पीछे दीवाना हुआ जा रहा है। तुमने मेरे लिए कभी ऐसा कुछ नहीं किया। मैं वहीं खड़ी सुन रही थी और दिल में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि ये सब कितना अजीब है। फिर 3-4 दिन इसी तरह निकल गए। कभी उलझन महसूस होती तो कभी सुकून। मेरा बर्थडे आ गया तो घर में सुबह से ही सन्नाटा था। कोई खास तैयारी नहीं थी, ना कोई और बात थी। मैं रोज की तरह किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। रमन ने सुबह तैयार होते हुए कहा कि वो अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं। मैंने उनकी तरफ देखा तो मन में एक पल को ख्याल आया कि शायद वो मेरा जन्मदिन भूल गए। घर के बाकी लोग भी यही बातें कर रहे थे कि अच्छा ही हुआ भूल गया, वरना बहुत खर्च करता। मैंने सिर झुका लिया।
कुछ ना कहा। मेरे दिल में अजीब सा भारीपन था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद यही ठीक है। कम खर्च होगा तो वही सही है। लेकिन अंदर कहीं दिल में उदासी थी। आज का दिन भी आम दिनों की तरह ही गुजर रहा था। शाम हुई तो रमन वापस आए। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और बोले कि हम एक दोस्त के घर जा रहे हैं, उसके यहाँ पार्टी है, सब तैयार हो जाओ। हम लोग हैरान हुए, लेकिन फिर तैयार हो गए। जब हम गाड़ी से उतरे तो सामने एक बड़ा सा होटल था जो रोशनी से जगमगा रहा था। दरवाजा खुला और अंदर पहुंचते ही एक अलग ही नजारा था। ढेर सारे गुब्बारे, जगह जगह खूबसूरत सजावट, 3 मंजिला केक रखा था। पूरा हॉल लोगों से भरा था। कुछ हमारे रिश्तेदार, कुछ रमन के दोस्त और कुछ और मेहमान थे। मैं तो कुछ पलों के लिए दंग रह गई। ये देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने रमन की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा कि आज तुम्हारा बर्थडे है। मैं हैरान थी कि सब कुछ पहले से कैसे तैयार था। उसके बाद हम दोनों केक के पास गए और हमने मिलकर केक काटा तो लोग तालियां बजाने लगे। कैमरे की फ्लैश चमक रहे थे और सब बहुत खुश थे। तभी रमन ने एक बड़ा सा मखमली बॉक्स निकाला और सबके सामने उसे खोला तो उसमें डबल लेयर वाला गोल्ड का नेकलेस था जो उन्होंने मुझे गिफ्ट में दिया। वो लाखों का था। मैं तो हैरान रह गई। सास के चेहरे पर भयंकर हैरानी थी, पर वो कुछ बोली नहीं। सब लोग इस नजारे को देख रहे थे जैसे किसी फिल्म का सीन हो। फिर सबने सामने बैठकर खाना खाया। फोटोग्राफर हर एक पल को कैमरे में कैद करते रहे। देर रात तक यही सब चलता रहा। जब हम घर आए तो माहौल बदल चुका था। घर में एक अजीब सी बेचैनी थी। मेरी सास, नंद और देवर, सबके चेहरों पर एक अलग ही भाव था। वो सब अपने अंदर की जलन छुपा नहीं पा रहे थे। सास ने रमन को तुरंत बुलाया और गुस्से के अंदाज में बोली, ये क्या किया है तुमने? इतने पैसे में तो तुम्हारी बहन की विदाई हो जाती और तुमने अपनी पत्नी के बर्थडे पर इतना पैसा खर्च कर दिया। अरे, एक केक मंगवा लेते घर में और वहीं पर खाना बन जाता, हम सब खा लेते। हमने मना थोड़ी ना किया था। और इतना महंगा हार भी भला कोई देता है? इस बात पर देवर और ननद भी सिर हिला रहे थे। सास बोली, इतने बड़े हार में तो 3-4 सेट और बन जाते और तुम्हारी बहन के ससुराल में तो हमारा नाम ही हो जाता। रमन धीरे से मगर मजबूत अंदाज में बोले, जब से मैं यहाँ से गया हूँ मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। बहन भाइयों की शादी की, घर का सारा सामान नया आया, इंटरनेट लगा, गाड़ी तक ले ली गई, छोटे भाई को मोटरसाइकिल दिलाई और जब रुचि का जन्मदिन मनाया तो आप लोगों को इससे भी दिक्कत हो रही है। ये सुनते ही सन्नाटा फैल गया। रमन ने सबकी तरफ देखकर कहा, अगर मैं अपनी पत्नी को गिफ्ट दे भी दिया है तो फिर आप लोगों ने इस बात को कटघरे में खड़ा करके पूरे घर को अदालत बना दिया। सबका दिमाग ठीक तो है ना? उनकी आवाज थोड़ी तीखी हो गई। अगर यही सब चलता रहा, मेरे पीछे यही सब कुछ होता रहा, तो याद रखिए मैं इसे लेकर दुबई चला जाऊंगा। ये सुनते ही मेरी सास का चेहरा उतर गया और उनकी सांस जैसे थम सी गई। अगली सुबह मैं नाश्ता बना रही थी तो मेरी सास मेरे पास आई। उनकी आवाज में गुस्सा और लाचारी दोनों थे। बोली, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों ही निकम्मे हैं। बस मेरा एक ही बेटा रमन है जिस पर मुझे पूरा भरोसा है और उम्मीदें भी। लेकिन तुमने उसका दिमाग खराब कर दिया है। बताओ अब मैं क्या करूंगी? मैंने धीरे से कहा, माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा है, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ। वो जहरीले अंदाज में बोली, झूठी कस्में, तुम्हारी वजह से ही सब बिगड़ रहा है। फिर वो रोने लगी और बोली, मेरा एक ही तो सहारा है। मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे बच्चों की शादियां हो जाएं, सब अपने अपने घर के हो जाएं, लेकिन फिर मेरा क्या होगा? मैं तो मर ही जाऊंगी। मैं चुप रही। मैंने प्यार से कहा, माँ जी, मैं आपको अपनी माँ मानती हूँ, सच कहती हूँ मैंने कुछ नहीं कहा। पर वो एक भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उनके दिल में मेरे लिए बहुत नाराजगी थी। बाद में मैंने रमन से कहा, आपका इतना प्यार मुझे सबकी नजरों में गिरा रहा है। आप चले जाएंगे तो फिर मैं इन लोगों के साथ कैसे रहूंगी? रमन ने मुझे देखा और गंभीरता से बोले, अगर ऐसा कुछ हुआ कि तुम्हें सहना पड़ा तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मैं चुप हो गई। इसके बाद रमन ने मेरे कमरे का पूरा माहौल ही बदल दिया। उसने नया एसी लगवाया, नया फर्नीचर लेकर आया और घर में भी कुछ छोटे मोटे बदलाव कर दिए। उसने मेरा अलग से अकाउंट खुलवाया, मुझे नया मोबाइल लेकर दिया ताकि हम रोज वीडियो कॉल पर बात कर सकें। वो मुझे मार्केट लेकर गया और उसने मुझे सिखाया कि एटीएम से पैसे कैसे निकालते हैं। फिर उसने मुझे
एक बड़े से मॉल में ले जाकर अपनी पहचान के दुकानदारों से कहा कि ये मेरी पत्नी है, अगर ये कभी आती है तो आप इसे आराम से चीजें दे दीजिएगा, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा। इस सब के दौरान मैं काफी खुश भी थी और उलझन में भी थी। मेरे दिल में एक तरफ प्यार था तो दूसरी तरफ ससुराल का दबाव, लेकिन उस वक्त मैं ये सब अपने दिल में दबाए बैठी थी। फिर कुछ दिनों के बाद रमन अपनी छुट्टियां बिताकर वापस चले गए। इस बार उन्हें भेजना पहले से भी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने इस बार मेरे दिल में अपनी मौजूदगी और ज्यादा गहरी कर दी थी। उनके जाने के बाद घर का माहौल बदल गया। पहले जहां थोड़ी नरमी और खुशी महसूस होती थी, वहां अब और भी ज्यादा चुभन आ गई। घर वाले मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं करते थे। हर वक्त उनके चेहरे पर एक अजीब सा सख्तपन होता और वो बात बात पर ताने मारते। जैसे ही मैं कोई काम करने लगती तो तुरंत आवाज आती, रहने दो, अब जरूरत नहीं है। कहीं फिर तुम रमन को शिकायत ना लगा दो कि हम लोग तुमसे काम करवाते हैं। अब तो तुम्हारे पास भाई फोन भी है ना। मैं चुप हो जाती। थोड़ी देर बाद फिर वही लोग कहने लगते, अब तो बहुत बड़ी बन गई हो, आखिर सबको तुम्हारे पति ने बदल दिया है। ये सब सुनकर मैं अंदर ही अंदर टूटती रहती, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे मैंने फिर से काम शुरू कर दिया था। मैं सुबह उठकर किचन में चली जाती, चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती। मैंने सारे काम खुद संभाल लिए, पर अब जो चीजें बदल गई थी वो थी मेरी इज्जत। वो वापस नहीं आई थी जो पहले कभी थोड़ी बहुत होती थी। मैं घर में सबका ख्याल रखती, लेकिन दिल में हमेशा एक कमी रहती। मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी। मैं उस घर की बड़ी बहू थी और मैं हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार रखने की कोशिश करती, लेकिन रमन के प्यार और उनके व्यवहार ने सबका मन मेरे लिए कड़वा कर दिया था। अब सब मुझे जैसे मुझसे कटने से लगे। इसके बाद मेरे दूसरे देवर की भी शादी हो गई। उसकी भी नई नवेली दुल्हन आ गई। पहला देवर पहले ही अलग हो चुका था। नंदे भी अपने अपने घर चली गई थी। अब सिर्फ छोटा देवर रह गया था, जिसकी नई शादी हुई थी। वो भी अक्सर अपनी पत्नी के साथ अलग होने की बातें करता रहता, क्योंकि उसकी पत्नी अमीर परिवार से थी और उसकी सोच सबसे अलग थी। घर का सारा बोझ मेरी सास पर आने लगा था और अब उनकी सेवा करने वाला भी कोई नहीं था। 1 साल बाद रमन दोबारा वापस आए। इस बार वो और भी ज्यादा खुश थे। आते ही बोले कि अब वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मेरा वीजा भी लग चुका था। हमने भी तैयारी शुरू कर दी। घर से जाने में बस 1 हफ्ता बाकी था, लेकिन इसी बीच एक दिन में सब कुछ बदल कर रख दिया। मेरी सास को पैरालिसिस का अटैक हुआ। वो आंगन में बैठी थी जब अचानक वो एक तरफ लुढ़क गईं और उनके हाथ से बर्तन गिर गए। वो जमीन पर गिर गईं और मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाया। मेरी आंखें भर गईं। मैंने तुरंत सबको बताया कि उनके आधे शरीर पर असर हो गया है। वो सिर्फ एक हाथ और आंखों से ही इशारा कर पा रही थी। घर में एकदम खामोशी छा गई। रमन के दोनों भाइयों ने धीरे धीरे मुंह मोड़ लिया। एक तो पहले ही अलग हो चुका था। नंदे भी अपने परिवार में व्यस्त थी। छोटा देवर भी अपनी पत्नी के साथ अलग होने की बात कर रहा था। अब घर में सिर्फ खामोशी और बेबसी थी। रमन ने सबका व्यवहार देखा। फिर वो बोला कि मम्मी को ओल्ड एज होम में एडमिट करा देते हैं, वहां उनकी देखभाल हो जाएगी। हम उन्हें दुबई इस हालत में लेकर नहीं जा सकते। ये सुनकर मैं अंदर से हिल गई, जैसे किसी ने मेरे भीतर कुछ तोड़ दिया हो। मैंने तुरंत कहा, ये मेरी सास हैं। मैंने इन्हें अपनी माँ का दर्जा दिया है। मैं इन्हें ऐसी हालत में छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। रमन ने मुझे समझाने की कोशिश की, तुम इमोशनल मत बनो, तुमने पहले भी बहुत कुछ सहा है। हम वहां अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। हम अपनी खुद की फैमिली बनाएंगे। मैं तुम्हें खुश रखूंगा। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि मैं अपनी खुशी के बदले अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकती। वो बार बार समझाता रहा, लेकिन मैं अपनी बात से बिल्कुल नहीं हिली। आखिरकार रमन ने कड़क अंदाज में कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं आना चाहती हो तो मत आओ, लेकिन मैं जा रहा हूँ। इस बार वो पहले जैसा नहीं रहा। ना तो फोन आता था, ना कोई बात होती थी। मैं दिन रात अपनी सास की सेवा में लगी रहती। उनकी जिंदगी बिल्कुल मेरे सहारे पर थी। मैं उन्हें खाना खिलाती, साफ सफाई करती, दवाइयां देती, उनके पास बैठकर उनकी आंखों में देखती रहती। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बहते रहते। मुझे लगता जैसे वो हर पल मुझे मन ही मन धन्यवाद दे रही हूँ। घर में कोई नहीं आता था। लोग बस अपने दुखड़े सुनाते और चले जाते।
मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी, लेकिन मैंने खुद को मजबूत रखा और अब मेरी सास की सेवा ही मेरे लिए जिंदगी बन चुकी थी। परिवार में जब भी उनमें से कोई आता तो फरमाइश लेकर आता। कभी कहते कि फ्रिज खराब हो गया है, भैया से कह दो कि हमें नया लेकर दे दें, और कभी किसी चीज की डिमांड करते। रमन ना सिर्फ मुझसे दूर हो गया था बल्कि अपने बहन भाइयों से भी दूर हो गया था। वो उनके लिए कुछ नहीं भेजता था, सिर्फ पैसे भेजता था जो घर खर्च के लिए ही होते थे, क्योंकि अगर वो पैसे नहीं भेजता तो हमें कोई कुछ देने वाला भी नहीं था। यहाँ तो बल्कि उल्टा सब मांगने वाले थे। अब तो मेरी सास को भी समझ आने लगा था कि उनकी औलादें कैसी निकल गईं। रमन बिल्कुल मुझसे दूर हो गया था, ना वो मैसेज करता था ना वीडियो कॉल। पहले जैसी कोई बात नहीं रही थी। मैं जब खुद फोन करती तो वो थोड़ी बहुत बात करता और बोलता कि मैं पैसे भेज रहा हूँ, मिल जाएंगे। मैं बार बार कहती कि मुझसे पैसों की बात नहीं करनी है, मुझे आपसे बात करनी है। और वो बहुत ही ठंडे अंदाज में जवाब देता कि जब मेरे साथ आने को तैयार नहीं थी तो अब बात करके क्या करोगी। उसकी आवाज में एक अजीब सा जहर और घमंड था, जैसे कि वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। मैं चुप हो जाती, लेकिन दिल में बहुत दर्द होता। फिर एक दिन उसने साफ साफ कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम मेरे साथ नहीं आई। मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता था, अपनी शादीशुदा जिंदगी की खुशियों को महसूस करना चाहता था, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया। मैंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने आपकी माँ को अकेला नहीं छोड़ा। वो तुरंत बोला, तुम सिर्फ अच्छी बहू बनने का दिखावा कर रही हो। तुम्हें मेरी माँ से क्या प्यार हो सकता है? अगर तुम सच में प्यार करती तो फिर मेरे साथ आ जाती। फिर वो बोला, अगर तुम उनकी सेवा कर रही हो तो सिर्फ उनकी नजरों में महान बनने के लिए कर रही हो, लेकिन याद रखना, इसका तुम्हें कोई नतीजा कभी नहीं मिलेगा। तुमने अपने और मेरे सपनों को तोड़कर फेंक दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उसकी बातें मेरे दिल को जख्मी करती रहती। मैं भी एक दिन हिम्मत करके जवाब दे दिया, अगर ये सब बुरा है तो ठीक है, मैं बुरे एहसास के साथ नहीं रह सकती। अगर मैं आपके साथ चली जाती और आपकी माँ को इस हालत में अकेला छोड़ देती तो फिर ये जुल्म होता। जिस औरत ने आप सबको पाला है उसका ये अंजाम तो नहीं होना चाहिए। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैंने अपनी पूरी बात कही। मैंने कहा कि मैंने जो भी किया है सही किया है। यही हमारी आखिरी लंबी बात थी। उसके बाद रमन ने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब ना कोई मैसेज था, ना कोई कॉल, सिर्फ कभी कभी पैसे भेज देता, जैसे रिश्ता सिर्फ पैसों तक ही सीमित रह गया हो। इसके बाद 3 महीने बीत गए और एक दिन मुझे खबर मिली कि उसने वहां किसी और से शादी कर ली है। ये खबर मेरे लिए एक भयंकर झटका थी, जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। मैं दिन रात रोती, अकेले बैठकर सोचती कि जिस इंसान के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, उसने मुझे इतनी आसानी से अपनी जिंदगी से निकाल दिया। मेरे दिल में हर वक्त भारीपन रहता। इधर मेरी सास की हालत धीरे धीरे थोड़ी बेहतर होने लगी थी। वो थोड़ा बहुत बोलने लगी थी। शब्दों में वो कभी कभी मुझे देखकर धीरे से कहती कि बेटा, एक दिन तुझे इस सब का फल जरूर मिलेगा। मैं चुप रहती। मैं नहीं जानती थी कि इसका अंजाम क्या होगा। मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि मेरे पति मेरे साथ रहे, लेकिन अब मेरे हाथ में ये नहीं रहा था। घर बिल्कुल सूना हो गया था। जहां पहले हर वक्त शोर होता था, कई सारे लोग आते जाते थे, देवर और उसकी पत्नी थी, हंसी मजाक था, अब अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। ऐसा लगता था जैसे दीवारें भी बोलना भूल गई हों। वक्त गुजरता गया और साल दर साल एक दूसरे के पीछे छिपते चले गए, यहाँ तक कि पूरे 8 साल बीत गए। रमन से बात किए हुए मुझे कई साल बीत चुके थे, क्योंकि उस दिन के बाद से उसने मुझे अपनी जिंदगी से बिल्कुल अलग कर दिया था। ना कोई संपर्क, ना कोई खबर, बस एक दूरी जो वक्त के साथ और गहरी होती चली गई। और इन 8 सालों में मेरी सास बिस्तर पर पड़ी रही। उनका शरीर दिन ब दिन कमजोर हो गया था। वो पूरी तरह दूसरों की मोहताज हो गई थी। न चल सकती थी, न बैठ सकती थी, सिर्फ आंखों से देखती थी और सांसें चल रही थी। वो टूटे शब्दों में कहती कि मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन मर भी नहीं पा रही। ये सुनकर मुझे बहुत दुख होता। मैं उनके पास बैठती, उन्हें देखती रहती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। मैं हर रोज उन्हें अच्छे से नहलाती धुलाती, उनके कपड़े बदलती
उनके बाल बनाती, खाना देती, हर पल उनके साथ रहती। लेकिन अंदर ही अंदर मेरे मन में एक डर था। मैं सोचती कि अगर मेरी सास इस दुनिया से चली गई तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। मेरा पति तो मुझे अपने साथ रखेगा नहीं, नंद और देवर भी सब अपने अपने में व्यस्त हैं। फिर मेरा इस दुनिया में कौन होगा? क्या मैं इस घर में अकेली रह जाऊंगी या फिर कहीं और जाने का कोई रास्ता भी नहीं होगा? ये सवाल हर वक्त दिमाग में चलते रहते। मैं कभी किचन में खड़ी होती तो रुक जाती और सोच में डूब जाती। कभी सास के पास बैठकर उनके हाथ को पकड़कर खामोश हो जाती। साल बीत रहे थे, सब बदल गया था, बस एक चीज नहीं बदली, मेरी कोई औलाद नहीं थी। मेरी जिंदगी की ये कमी ऐसी थी जो कभी पूरी नहीं हुई। मेरी सास रोते रोते कहती कि मुझे सजा मिल रही है, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं कहती, माँ जी छोड़िए इन सब बातों को, क्यों अपनी तबीयत खराब करती हैं? पर उनके आंसू नहीं रुकते थे। अपने बाकी बच्चों के बारे में बात करते हुए उनकी आवाज भर आती थी, लेकिन मेरे लिए उनके दिल में एक खास प्रार्थना होती थी। वो चाहती थी कि मेरी जिंदगी संवर जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो सका। फिर आखिरकार वो दिन आया जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। मैं उस दिन उदास बैठी थी, आंखों में आंसू थे, क्योंकि उस दिन मेरा जन्मदिन था। मेरे दिमाग में वो पुराने दिन घूम रहे थे। वो पल याद आ रहा था जब रमन मेरे जन्मदिन के लिए खास तौर पर दुबई से आए थे। वो खुशी, वो सजावट, वो होटल, वो इतना बड़ा केक और वो सोने का सेट, सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मेरे हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी जिन्हें मैंने फ्रेम करवा कर रखा था। मैं उसे अपनी गोद में रखे बैठी थी और चुपचाप अतीत में खोई हुई थी। सब तरफ सन्नाटा था, घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी कि अचानक सास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुश्किल से हाथ उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वो कुछ देख रही हो जो मैं अभी देख नहीं पा रही थी। मैंने धीरे से पलटकर देखा तो दंग रह गई। दरवाजे पर रमन खड़ा था, 8 साल के बाद। उसके हाथ में कुछ बैग थे और आंखों में आंसू थे। वो थकान और जज्बात दोनों लिए चुपचाप खड़ा था, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। मैं कुछ पल उसे देखती रही। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। मेरे कदम उसकी तरफ बढ़ गए। हम दोनों एक दूसरे के पास आए, लेकिन उस पल में सब कुछ जैसे शांत था, सिर्फ आंसू बह रहे थे। फिर उसने मुझे गले से लगा लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी और आवाज कांप रही थी। वो बोला, मैं हमेशा के लिए वापस आ गया हूँ, मैंने सब छोड़ दिया, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। मैं कुछ ना बोली, सिर्फ रोती रही। मेरे अंदर खुशी भी थी और एक अनजाना सा डर भी। 8 साल बाद वो मेरे सामने था, लेकिन वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था। मेरी नजर फिर सास की तरफ गई। वो अभी भी उसी हालत में थी, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं। मैं उनके पास गई, उन्हें आवाज दी, उनका हाथ पकड़ा, लेकिन वो जा चुकी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो सब कुछ देखकर निश्चिंत हो गई हों। मैं वहीं बैठ गई, मेरे अंदर जैसे सब टूट गया। रमन पीछे खड़ा था, आंसुओं के साथ। वो कुछ ना बोल सका, ना अपनी माँ से और ना खुद से। घर में सन्नाटा फैल गया जो हर आवाज से बड़ा था, और वो घर जहां कभी जिंदगी थी अब सिर्फ यादों का हिस्सा बनकर रह गया। रमन ने सब धीरे धीरे बताया। उसकी आवाज भारी थी। बोला, मैं गुस्से और अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने गलत फैसला किया और दूसरी शादी कर ली। मैं चुपचाप देखती रही। वो फिर बोला, वो औरत बुरी नहीं थी, लेकिन वो शादी जैसे रिश्ते में रहने के लिए भी नहीं थी। उसे इस रिश्ते की गहराई से कोई मतलब नहीं था। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया, लेकिन मैंने अपनी जिद में सब खराब कर दिया। वो अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रोने लगा, जैसे खुद से शर्मिंदा हो। फिर बोला, पैसा ना रहा, भरोसा ना रहा, मैं टूट गया, लेकिन फिर भी मैं किसी न किसी तरह तुम्हें पैसे भेजता रहा। वो मेरी तरफ देखकर धीरे से बोला। इसी बात पर वो मुझसे लड़ती थी और फिर हमारी लड़ाइयां बढ़ती गईं। एक दिन वो मुझे छोड़कर चली गई, तो उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? छोड़िए। रमन ने मेरी तरफ देखा। नहीं, ये मेरी गलती थी, सिर्फ उसकी नहीं। तुमने मेरी माँ की सेवा की, तुमने मेरे हिस्से का भी फर्ज निभाया, पर मैंने क्या किया? तुम्हें अकेला छोड़ दिया। उसकी आवाज में पछतावा था और आंखों में नमी।
भगवान ने मुझे सजा दी। मैं तो अपनी माँ से आखिरी बार माफी भी नहीं मांग सका। वो मुझे माफ किए बिना ही चली गई। मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़ा और कहा, वो सबको माफ करके गई हैं, फिक्र ना करे रमन। उन्होंने गहरी सांस ली। वो बोले, हम दोनों अपनी जिंदगी अब दोबारा शुरू करेंगे, वहीं से जहां से मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था। हम बीते सालों को अपनी जिंदगी के बीच से निकाल देंगे। उनकी आंखों में उम्मीद थी। वो बोले, मैं चाहता हूं तुम फिर से मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ रहो। मेरे लिए आज भी सुकून का नाम सिर्फ तुम हो। तुम ही वो औरत हो जो एक मर्द को जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलती है। तुम मुझसे कभी दूर मत जाना। मेरे छोटे छोटे अरमान हैं, तुम उनका ख्याल रखना। मैंने धीरे से कहा, ठीक है। उसके बाद से जैसे वक्त बिल्कुल बदल गया। माँ जी का अंतिम संस्कार हो चुका था और हमने अपनी नई शुरुआत की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। रमन ने सब कुछ दोबारा संभालना शुरू किया। उसने अपना काम दोबारा शुरू किया। घर में भी सुकून महसूस होने लगा। पुराने जख्म धीरे धीरे भरने लगे। मैंने महसूस किया, जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रुकती। फिर एक दिन मैंने रमन को बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर मेरे लिए भी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। घर में एक नई खुशी की लहर दौड़ गई। जब डॉक्टर ने बताया कि जुड़वा बच्चे हैं, हम हैरान रह गए। एक पल को तो भरोसा ही नहीं हुआ। रमन मेरे पास बैठे बार बार कहते कि ये सब भगवान की मेहरबानी है। मैं रोती रही, मुस्कुराती रही और सोचती रही कि भगवान ने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की है। ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने एक झटके में सब कुछ वापस दे दिया। उन दिनों रमन ने मेरा बहुत ख्याल रखा। वो हर वक्त मेरे पास रहता, मेरे आराम का ख्याल रखता, खाने पीने का भी ध्यान रखता। डॉक्टर के पास भी हम रूटीन चेकअप के लिए लगातार जाते। घर में नौकरानी भी रख ली गई ताकि मुझे कोई मुश्किल ना हो। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे बच्चों के आने का इंतजार बढ़ता गया। और फिर वो दिन आया जब हमारे घर में दो जुड़वा बच्चों ने एक साथ आंखें खोली। दोनों बेटे थे। घर में खुशियों का माहौल था। रमन की आंखों में आंसू थे। मैं अपने बच्चों को देख रही थी और भगवान को धन्यवाद कह रही थी। मेरी जिंदगी संपूर्ण हो गई थी। रमन ने मुझे देखा और बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी जिंदगी को खुशियों से भर देने के लिए, उसे पूरा करने के लिए। मैंने मुस्कुराकर अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। बच्चों के हंसने बोलने की आवाज घर में गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे इस घर में जान वापस लौट आई हो। एक बार फिर से हमने अपनी दुनिया बसा ली। मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ समझा और इस सब के बाद मैं यही जान पाई कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि सब्र, सेवा और बहुत कुछ एडजस्ट करने और बर्दाश्त करने से भी बनते हैं। और वक्त हमेशा हर चीज का हिसाब जरूर देता है। सच कहूं तो जीवन में अब इतनी खुशियां हैं कि वो बीते हुए साल याद ही नहीं आते। जबकि जब मैं वो साल गुजार रही थी तो लगता था जैसे जिंदगी ही खत्म हो गई है और मुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी। मैं कभी संभल नहीं पाऊंगी। मेरा पति कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन भगवान ने सब ठीक कर दिया। आज जिंदगी बेहतर है। कभी कभी रमन के भाई बहन मिलने आ जाते हैं। हम अभी भी उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन अब अपनी मेहनत की कमाई का एक रुपया भी उन पर फालतू में खर्च नहीं करते हैं। जो भी किया जाता है वो सिर्फ जरूरत और इज्जत के साथ ही किया जाता है। मेरा पति बोलता है कि मैंने सबके रंग देख लिए और सबका व्यवहार भी समझ गया हूँ। सिर्फ तुम ही मेरे साथ हमेशा एक जैसी रही। मैं ये सब सुनकर चुप हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि वक्त ने सब बदल दिया। मैंने सब्र किया तो मेरी जिंदगी में सुकून लौट आया। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाइप भी दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और सामाजिक संदेश देना है। कहानी के सभी पात्र, नाम, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति या घटना से कोई समानता दिखाई देती है तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस कहानी का उद्देश्य किसी रिश्ते, समाज या
व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। धन्यवाद।